हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने गैस क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि गैस क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का रहता है। एक रहता है GSC यानी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा रहता है GSC और GLC। और उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि ज़्यादातर जो यूज़ हम करते हैं वो करते हैं GLC, और GLC को ही हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका इंस्ट्रूमेंट कैसा रहता है और ये काम कैसा करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। लेकिन उसको डिटेल में समझने के लिए मैंने आपसे उस टाइम पे वादा किया था कि मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। देखो, जो पहला कंपोनेंट मैं लूँगा इसका GC का यानी गैस क्रोमेटोग्राफी का, ये गैस क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी GC। उसका जो पहला कंपोनेंट है वो है कैरियर गैस। कैरियर गैस को आप दूसरा नाम बोल सकते हैं मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज के बारे में आपको मालूम है क्योंकि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स में सुना कि मोबाइल फेज मीन्स वो फेज जो रन करता है, और स्टेशनरी मीन्स जो रुका हुआ रहता है। क्रोमेटोग्राफी दो फेजेस में होती है, एक रुका हुआ फेज स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज यानी रनिंग फेज, या जिसको मैं बोलूँगा यहाँ पे कैरियर गैस। अब यहाँ पे कैरियर गैस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, यानी मोबाइल फेज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फेज तो गैस ही होना है क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी है। इसमें हीलियम गैस ले सकते हैं, नियॉन गैस ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं या हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। लेकिन जो कैरियर गैस है इसमें कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? एक तो प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये इनर्ट होना चाहिए, यानी ये गैस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी जो आप कंपाउंड सेपरेट करना चाहते हैं, जिसकी आप GC करना चाहते हैं यानी गैस क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं, वो कंपाउंड इन गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी ईजिली आपको मिलना चाहिए, गैस मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ ये गैस हाईली प्योर होना चाहिए। अगर इसमें इम्प्योरिटी रही तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ये प्योर होना चाहिए, हाईली प्योर। और एक जो पॉइंट है यहाँ पे, चौथा पॉइंट, जो चौथी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसमें, ये होना चाहिए चीप। चीप मीन्स लो कॉस्ट होना चाहिए। और इसमें और एक खासियत होनी चाहिए, ये एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए या इससे आग का खतरा नहीं होना चाहिए। और ये डिटेक्टर्स के लिए, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको डिटेक्टर्स क्या रहते हैं, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो कैरियर गैस है, जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं एज मोबाइल फेज, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए सूटेबल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। तो कैरियर गैस क्या करता है, ये गैस फ्लो होता है और सैंपल जो स्टेशनरी फेज में रहता है, इस सैंपल को ये सेपरेट करता है, कंपोनेंट्स में अलग अलग कर देता है, यानी एक कंपोनेंट इधर तो दूसरा इधर। ये कैरियर गैस का काम है, ये हमने इससे पहले पढ़ा है। अब देखो दूसरी जो बात हमें सीखनी है गैस क्रोमेटोग्राफी में, वो है, यानी दूसरा जो कंपोनेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी का, वो है सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम। यानी हम सैंपल कैसे गैस क्रोमेटोग्राफी में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी गैस इस कॉलम में, जो गैस क्रोमेटोग्राफी का कॉलम रहता है, उसके अंदर हम सैंपल कैसे दाखिल करते हैं, जिस सैंपल को हमें प्यूरिफाई करना हो या सेपरेट करना हो या जिसका हमें एनालिसिस करना हो, समझ में आया ना। तो ये जो सिस्टम है इसका इस तरह रहता है बना हुआ। देखो, ये जो है ना, ये ट्यूब है, ये ट्यूब, इसके थ्रू गैस फ्लो होती है। कौन सी गैस? कैरियर गैस, समझ में आया ना। मान लीजिए ये कैरियर गैस सिलेंडर है, मैं लिखूंगा कैरियर गैस। कैरियर गैस मतलब मोबाइल फेज, ठीक है, मोबाइल फेज जो गैस सेपरेट करता है इनको, वो हम यहाँ से ले जाते हैं और इस कॉलम के थ्रू पास कराते हैं। अब इस कॉलम में हमें सैंपल भी इंजेक्ट करना है, तो सैंपल इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है, और इसमें ये सेप्टम रहता है, सेप्टम, इंजेक्शन सेप्टम, जैसे सिलिकॉन या रबर का रहेगा।
तो इससे क्या होता है, ये जो सेप्टम है ना, इसके थ्रू हम सिरिंज पास कर सकते हैं। ये मान लीजिए ये सिरिंज है, ये सिरिंज है जिसमें हम सैंपल लेंगे, यानी ऐसे सिरिंज लेंगे, इसके अंदर सैंपल है मान लीजिए, और सैंपल जो है वो सैंपल इसमें इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना, ये बनाया मैंने नीडल, ये सिरिंज, इस सिरिंज में सैंपल लेंगे और इस सेप्टम के थ्रू इसको इंजेक्शन कर देंगे। ये जो सेप्टम मैंने बनाया ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हो गई बात। चलो अब दूसरा, सपोज ये तो लिक्विड सैंपल है। अब अगर ये लिक्विड के लिए लिक्विड सैंपल, ठीक, या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये मान लीजिए ये है सेप्टम, ठीक है, यहाँ पे राइट। हम क्या करते हैं, ये इंजेक्शन सिरिंज लाया और इसके अंदर घुसा देते हैं इसको, नीडल को। ये मान लीजिए ये सिरिंज और सिरिंज में सैंपल है, ठीक है। सिरिंज यहाँ पे नीडल घुसाने के बाद उसको प्रेस कर देंगे तो सैंपल इस नीडल के थ्रू इस सेप्टम के अंदर चला जाता है। सेप्टम के अंदर गया तो यहाँ पे इसको गैस अपने साथ ले जाता है, ठीक है, या इसमें एड्जॉर्ब भी हो सकता है और गैस के साथ में भी जा सकता है, राइट। अब अगर सैंपल हमारे पास गैस रहा, गैस सैंपल को तो इंजेक्ट नहीं कर सकती, हम जिस कंटेनर में गैस है उसको हम एक वाल्व के थ्रू इसके साथ जोड़ देते हैं। यहाँ से कैरियर गैस आ रही है, यहाँ से हम सैंपल गैस दे देंगे तो ये इसको अपने साथ में फ्लो कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम। तो हो गए हमारे पास दो कंपोनेंट, तो क्लियर हो गए ये दो, शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो मैंने इस तरह लिखा है ना, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए, इसमें कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है, तो वीडियो छोटी हो जाती। अब तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो रहता है कॉलम। क्या रहता है? कॉलम। यानी गैस क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी कॉलम में सेपरेशन हो जाती है, इसी के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये कॉलम्स जो है ना, ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक रहता है पैक्ड कॉलम और दूसरा रहता है ओपन ट्यूबुलर कॉलम। इसको हम और एक नाम कह सकते हैं कैपिलरी कॉलम, ओपन ट्यूबुलर। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है, डिस्कस लेटर, यानी इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम ओपन ट्यूबुलर देखेंगे। ओपन ट्यूबुलर का मतलब क्या रहता है? मान लीजिए ये कॉलम है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, वरना इतना मोटा नहीं रहता, ये इससे छोटा ही रहता है। ये कॉलम है, ठीक है, ठीक। इस कॉलम की जो अंदर की दीवार ने, ये वाली दीवार, इस दीवार को पॉलिश किया जाता है, जैसे अंदर से इसको करेंगे हम पॉलिश, और बीच में ये रह गया खुला, ठीक है, मतलब यहाँ से पॉलिश हो गया, यहाँ से पॉलिश होगा, बीच में ये खुला रहेगा, बीच में एक ट्यूब रह गया, एक कैपिलरी की जैसे रह गई खुली, ठीक है, जिसके थ्रू गैस इजीली पास हो सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कैपिलरी कॉलम, या कहते हैं ओपन। ओपन मतलब अंदर से ये खुला है, ठीक है। और ये दीवार जो है, यानी इसकी जो अंदर की दीवार है इस ट्यूब की, उस पर क्या लगा रहता है? उस पर लगा रहता है लिक्विड। क्योंकि हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास में यहाँ पे लिक्विड जो है, लिक्विड इज स्टेशनरी फेज एंड गैस इज मोबाइल फेज, जिसको हम कैरियर गैस भी कहते हैं। तो वो लिक्विड इसके ऊपर चिपकाते हैं अंदर की वॉल पे। ये लिक्विड ऐसा, कौन कौन सा लिक्विड रहता है मैं बाद में बताऊंगा। ये ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ में, इस अंदर की वॉल के साथ में बॉन्डेड हो। क्या हो? बॉन्डेड, इन्हें बंद हो। इसको हम दो तरीक़ों से बंद कर देते हैं इस लिक्विड को। एक को बोलते हैं वॉल कोटेड ओपन कैपिलरी, या ओपन ट्यूबुलर बोलूँगा मैं। यानी एक तरह का जो कॉलम है, जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, उसमें भी दो टाइप रहते हैं। एक रहता है जिसमें हम वॉल को ही कोटिंग करते हैं, यानी ट्यूब जो है, ट्यूब, ये मान लीजिए ये ट्यूब है, इसके अंदर की वॉल को हम कोट कर देते हैं, कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? लिक्विड की। यानी मैं इसको बोलूँगा लिक्विड कोटिंग, ठीक। ये हो गया एक, ये एक तरीका है। इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं WCOT, यानी वॉल कोटेड ट्यूबुलर
ओपन ट्यूबुलर बोलूँगा मैं इसको, ओपन ट्यूबुलर। दूसरा जो रहता है वो रहता है सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर, यानी वो भी इसी तरह रहता है, वो भी इस तरह ट्यूब रहेगा, ये वाला, ये ट्यूब भी इसी तरह रहेगा ओपन। मगर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले इस अंदर वाली जो वॉल है, ये जो अंदर वाली वॉल है, अंदर की वॉल, इसमें कोई सपोर्ट बंद कर देंगे, कोई सॉलिड सपोर्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सॉलिड सपोर्ट, यानी सॉलिड मटेरियल लगाएंगे जिससे इसकी पॉलिश करेंगे, सॉलिड बट पोरस। और उस सॉलिड के अंदर हम चिपका देंगे लिक्विड, सॉलिड के ऊपर जो मान लीजिए ये सॉलिड है, इसके ऊपर हम चिपका देंगे लिक्विड। क्या चिपका देंगे? लिक्विड। ये सॉलिड सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट, और उसके ऊपर क्या चिपका दिया हमने? लिक्विड। समझ में आया ना? तो दो तरह की, एक में डायरेक्ट हम लिक्विड वॉल के ऊपर चिपका देते हैं, दूसरे में पहले इसको सॉलिड कोटिंग करते हैं अंदर से, ठीक है, वॉल के ऊपर सॉलिड कोटिंग लगाते हैं, उस सॉलिड कोटिंग में लिक्विड को बंद कर देते हैं। समझ में आया ना? शाबाश। अब ये जो ओपन कोटिंग है ना, वॉल कोटेड जो है ये वाला, जिसमें हम डायरेक्ट लिक्विड ही कोट कर देते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें वेरी थिन फिल्म बॉन्डेड टू इनसाइड वॉल होती है। थिन फिल्म किसकी रहती है? लिक्विड की। और कितना थिन रहता है? 0.125 माइक्रोमीटर, 0.125 माइक्रोमीटर की कोटिंग यानी पॉलिश रहती है उसकी, लिक्विड की पॉलिश। क्लियर? और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पहले सॉलिड की पॉलिश करते हैं, उसमें बाद में लिक्विड चिपका देते हैं, यानी लिक्विड बंद कर देते हैं। दोनों तरीके, लेकिन दोनों में कैपिलरी ओपन रहती है, ये याद रखना। यानी अंदर से ये खाली रहता है, सिर्फ अंदर की जो वॉल है, वॉल। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मान लीजिए जैसे मैं ये आपको दिखाऊं, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये पेन में जो है ना, ये इसमें ये जो रिफिल है, रिफिल में पूरा भरा हुआ मटेरियल, इसको मैं ओपन नहीं कहूँगा, ये बंद है। लेकिन रिफिल का अगर ये पोर्शन देखेंगे जिसमें हल्का ब्लू है, हल्के ब्लू में क्या है, इसमें थोड़ी सी इंक वॉल के ऊपर लगी हुई है, इसको बोलूँगा मैं कि इसका अंदर का वॉल जो है वो कोटेड है, लिक्विड से कोटेड। समझ में आया ना? यानी ये ट्यूब अंदर से हॉलो रहता है, लेकिन इसकी जो अंदर की दीवार है, ये वाली दीवार, इस दीवार के ऊपर हम लिक्विड चिपका देते हैं या फिर सॉलिड चिपका देते हैं। इतना याद रख लेना। उसको बोलते हैं हम ओपन ट्यूबुलर, या कहते हैं इसको कैपिलरी कॉलम। ओपन ट्यूबुलर कॉलम बोलो या कैपिलरी कॉलम बोलो। इतना समझ में आया? अब ये जो कॉलम रहते हैं ना, ये जो कॉलम रहते हैं, ये ऐसे कॉइल्ड रहते हैं, ऐसे कॉइल्ड रहते हैं, या फिर यू शेप रहते हैं, वरना ऐसे डब्ल्यू शेप रहते हैं, या इस तरह रहते हैं, ताकि ये ओवन में, ओवन इस तरह रहता है। मान लीजिए ये ओवन है, आपको मैंने इससे पहले भी दिखाया था, जो गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, गैस क्रोमेटोग्राफी में एक ओवन रहता है, उस ओवन के अंदर ही ये कैपिलरी रहती है, इस तरह रोल की हुई, फोल्डेड रहती है, राइट। अब ये कैपिलरी किस चीज़ की रह सकती है? जनरली क्या लेते हैं हम, ये कॉर्ड्स, गिलास, या फिर इसकी स्टेनलेस स्टील की रह सकती है, इवन कि कॉपर की भी रह सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। लेकिन जो ये है ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स रहते हैं, ये कॉर्ड्स के बने हुए रहते हैं। किसके बने हुए रहते हैं? कॉर्ड्स की। समझ में है ना? और इनकी जो लेंथ है वो 10 to 100 मीटर तक ले सकते हैं हम। ये जो कॉलम है ना, ये लंबा कॉलम रहता है, लंबा ट्यूब रहता है, जिसको हम ऐसे कॉइल की सूरत में ओवन के अंदर रख देते हैं। और इसका जो इंटरनल डायामीटर रहता है वो 0.1 to 0.7 mm रहता है। समझ में आया? तो ये रहता है इसका इंटरनल डायामीटर कितना, 0.1 to 0.7 mm। और इतना बड़ा जो कॉलम है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना रह सकता है, लेकिन जनरली क्या रहते हैं कॉलम्स, 15 से 30 मीटर रहते हैं, एवरेज जो लेंगे हम। समझ में आया ना? आई होप ये जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम है ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने क्या कहा, ठीक है? मैंने ये कहा कि इसमें ट्यूब रहता है, ट्यूब की जो अंदर की वॉल है, इस अंदर की वॉल पे हम कोटिंग करते हैं किसी लिक्विड की,
या फिर किसी सॉलिड की कोटिंग करते हैं। अगर हमने लिक्विड की डायरेक्ट कोटिंग की तब हम इसको बोलते हैं वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है। अगर हमने इसमें पहले सॉलिड की कोटिंग की बाद में उसके अंदर लिक्विड चिपका दिया तब हम इसको बोलेंगे सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है। इतना याद रख लेना, समझ में आया। और ये मैंने बताया आपको कि कॉलम कैसे कैसे रख सकते हैं। ये कॉइलेड भी रह सकता है इसका, ऐसे यू शेप्ड रख सकते हैं या फिर डब्ल्यू शेप्ड वगैरह। और ये ओवन के अंदर रखा जाता है, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया किस तरह का ओवन रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लेते हैं दूसरी तरह का कॉलम, जो पैक्ड कॉलम रहते हैं। पैक्ड कॉलम मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। देखिए ये है पैक्ड कॉलम। इसमें ये जो कॉलम है ना, ये स्टेनलेस स्टील का रह सकता है या फिर गिलास का रह सकता है या आप कॉपर का भी ले सकते हैं। इसकी लेंथ 1 to 3 मीटर रह सकती है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं हम। और इंटरनल डायामीटर जो है वो 2 to 3 mm रहता है। अब इस कॉलम में क्या रहता है, ये भी इसी तरह का, ये देखो ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम, इसमें अंदर जगह रहती है खाली, अंदर ट्यूब रहता है, जो पहले वाला, इन्हें इससे पहले वाला हमने डिस्कस किया। इसमें अंदर कैपिलरी खाली रहती है, इन्हें अंदर ट्यूब रहता है, यहाँ तक कोटिंग रहती है, ठीक, अंदर ट्यूब खाली है। लेकिन जो पैक्ड कॉलम है, पैक्ड कॉलम, उसमें क्या करते हैं, मैं मान लो ये ट्यूब लिया, इस ट्यूब के अंदर हम सॉलिड सपोर्ट भरते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पाउडर भरते हैं, ठीक है। ये फाइन पाउडर जो है ये इसमें पैक हो जाता है पूरा, यानी इसमें कोई भी जगह खाली नहीं। या मैं यहाँ पे बताऊँगा सरफेस पे आपको, इसमें अंदर कोई कैपिलरी खाली नहीं है, ये पूरा बंद हो जाता है। इसको मैं बोलूँगा कि ये है पैक्ड कॉलम, ठीक, समझ में आया, शाबाश। अब इस पैक्ड कॉलम में क्या करते हैं हम, ये मान लो ये है पैक्ड कॉलम, ये है कॉलम, ठीक है। और इसमें ये जो है ना, ये सॉलिड सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट। ये मैं बड़े बना रहा हूँ, यहाँ पे इतने बड़े पार्टिकल्स नहीं होते, ये बहुत बारीक छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आटे की जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जब हमने इसमें डाल दिया, ये बीड्स इसमें हमने डाल दिए, पार्टिकल्स डाल दिए, इसके ऊपर इसमें हम लिक्विड चिपका देते हैं, ये लिक्विड, क्योंकि हमें गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करनी है ना, तो इस सपोर्ट के ऊपर ऐसे लिक्विड फिल्म्स रहती है इनके ऊपर। ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा हूँ मैं, ग्रीन कलर इज नथिंग बट लिक्विड फिल्म सपोर्टेड ओवर सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा। तो ये ग्रीन फिल्म जो है मैं दिखाऊंगा, ये है लिक्विड फिल्म, ठीक। अब ये जो पैकिंग, ये सॉलिड, ये कुछ भी रह सकता है, ये फायर ब्रिक का पाउडर रह सकता है, ये सिलिका रह सकता है, ये एलुमिना भी ले सकते हैं हम, ये इनर्ट सिलिशियस मैटर रह सकते हैं, ये हम कोई पोरस सॉलिड ले सकते हैं, जिन्हें पोरस मीन्स जिसके अंदर सुराख हूँ, पोरस हूँ। और या फिर आप डायटोमेशियस अर्थ जिसको आप बोलते हैं, वो ले सकते हैं, समझ में आया ना। तो ये बन जाता है हमारा क्लोज पैक्ड कॉलम, पैक्ड कॉलम जिसको बोलेंगे। इसमें कोई अंदर से यहाँ पे कोई बीच में कैपिलरी वगैरह नहीं, ये पूरा बंद रहता है, पैक रहता है। लेकिन इनके बीच में जगह रहती है, ये जगह जिसके थ्रू गैस पास होता है। ऐसा बिल्कुल ही टाइट नहीं रहता है कि गैस पास ही ना हो, गैस इसके थ्रू पास होती है, लेकिन अंदर से ये खाली नहीं रहता, यानी हॉलो नहीं रहता है। जिस तरह ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स हॉलो रहते हैं ना अंदर से, उस तरह ये हॉलो नहीं रहता, इतना याद रख लेना, ठीक है। और ये जो है ना, ये इजी है हैंडल करना, ये वाला कॉलम जो इसे कोटेड कॉलम रहते हैं ना, उनके मुकाबले में ये इजी है। वॉल कोटेड कॉलम्स तो उनको हैंडल करना मुश्किल है और इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, इनमें वो प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। यानी इसमें इसे ये जो लिक्विड है ये वॉश आउट जल्दी नहीं होता, क्लियर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये सॉलिड जो सपोर्ट है, जो हम इसमें पैक करते हैं ना, सपोर्ट वो क्या क्या रहता है वो हमें पता होना चाहिए। सॉलिड सपोर्ट हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो हम लेते हैं डायटोमेशियस अर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, या क्रश्ड फायर ब्रिक्स, क्रश्ड पाउडर लेते हैं इनका, या
गिलास माइक्रोस्फीयर्स, गिलास के छोटे छोटे बीड्स रहते हैं, बिल्कुल बारीक बीड्स, या पोरस सिलिका बीड्स, या फिर टेफलॉन, इसका बना हुआ रहता है सॉलिड सपोर्ट, यानी जो हम कॉलम में पैक करते हैं। क्लियर। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कमर्शियल नेम्स जो है ना उनके डिफरेंट रहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं क्रशड फायर ब्रिक्स की, उनको हम क्रोमोजॉर्ब पी बोलते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट में फायर ब्रिक्स का बना हुआ जो मटेरियल मिलेगा, सपोर्ट मटेरियल, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे क्रोमोजॉर्ब पी, यानी एक तरह का वो मटेरियल है। इसी तरह से डायटोमेशियस अर्थ के जो मटेरियल्स बने हुए रहते हैं, इसको मॉडिफाई करके हम क्रोमोजॉर्ब डब्ल्यू बनाते हैं, या फेजअप पी बनाते हैं, स्लाइट 545 बनाते हैं। ये सब मटेरियल्स इनके बने हुए रहते हैं, लेकिन बेसिक तो यही रहता है। अब देखो ये सॉलिड सपोर्ट मैंने आपको बताया कि ये हम पैक करते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। जिस तरह कॉलम बनाना हो, जैसे ओपन बनाना हो उसके लिए अलग पैकिंग तरीका है, लेकिन जो पैक्ड कॉलम है उसके लिए अलग तरीका है। अब ये जो कॉलम बन गए ना, इस कॉलम के थ्रू ये गैस पास की जाती है, गैस, समझ में आना। बीच में हमने सैंपल इंजेक्ट किया तो ये गैस इसके थ्रू पास होती है। तो फिर इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ना लिक्विड, ये जो सपोर्टेड लिक्विड है, इस लिक्विड और गैस के बीच में कंपटीशन रहता है कि जो केमिकल है वो गैस अपने साथ में ले जाएगा कि ये कॉलम जो है अपने पास में बंद रखिएगा, उससे यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है। इतना याद रख लेना, ठीक है। चलो टाइम कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो और एक कंपोनेंट मैं बताऊंगा, वो है सबस्ट्रेट। ये भी कॉलम का ही एक सब कंपोनेंट है। देखो सबस्ट्रेट का मतलब क्या रहता है, जो मैंने अभी आपको कॉलम दिखाया, कॉलम में ऐसे सॉलिड सपोर्ट रहता है। सॉलिड सपोर्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया इसमें थिन फिल्म्स रहती हैं लिक्विड की, ऐसे दिखाया था मैंने, है ना। मैंने आपको बताया कि बाहर से इनके ऊपर कोटेड फिल्म्स रहती है। ये जो कोटेड फिल्म है ना, ये लिक्विड जो है, या ओपन ट्यूब अगर लेंगे हम, ओपन ट्यूब में कैसा रहता है, ओपन कैपिलरी ट्यूब, उसमें ऐसे वॉल के ऊपर थिन फिल्म चिपकी हुई रहती है, या वॉल के सपोर्ट के ऊपर थिन फिल्म चिपकी हुई रहती है। समझ में आया ना। अब ये थिन फिल्म जो है ना, ये लिक्विड, इसी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। समझ में आया? आई होप इतना तो क्लियर है। अब सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट पॉलीग्लाइकॉल्स रह सकते हैं, यानी जिनके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, OH ग्रुप्स बहुत सारे हैं, उनको बोलते हैं पॉलीग्लाइकॉल्स, ठीक है। पॉलीग्लाइकॉल्स जो है ना, ये इतने टेम्परेचर तक हम ऑपरेट कर सकते हैं, 100 to 200, और इसमें जो सेपरेशन हम यूज़ मतलब कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, वो एमाइन्स की कर सकते हैं, ईथर्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम सेपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में दूसरी टाइप का जो लिक्विड है वो है पैराफिन। बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ। दूसरा मैं बताऊँगा पैराफिन ऑयल, यानी हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है। पैराफिन ऑयल में क्या हो सकता है, इसका टेम्परेचर हम 150 तक ईजिली कर सकते हैं, यानी 150 तक के कॉलम के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, या बाहर नहीं आएगा, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे हम पैराफिन्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स, या ओल्फिन्स यानी एल्कीन्स, और हैलाइड्स जैसे अल्काइल हैलाइड्स वगैरह है, वो हम सेपरेट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सिलिकॉन ऑयल, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम एज सबस्ट्रेट, यानी सॉलिड के ऊपर इसको भी पॉलिश कर सकते हैं, कॉलम के अंदर इसको भी पॉलिश कर सकते हैं। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये पैराफिन्स, ओल्फिन्स या ईथर्स, इनमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वहाँ पे इनके बने हुए कॉलम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है डाइडिसाइल थैलेट, डाइडिसाइल थैलेट, ये बहुत पोलर है। और डाइडिसाइल थैलेट जो है ना 170 डिग्री तक, 170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जा सकते हैं हम यहाँ पे, और ये पोलर कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं गैस क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस हम
कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में जो ख़ास चीज़ आती है वो आते हैं डिटेक्टर्स। टाइम बचाने के लिए मैंने लिख के रखे हैं, इससे मुझे लगता है फ़ायदा। और आप भी कमेंट कर देना तो कैसा लगा आपको, ठीक है, कमेंट में बताया करो कम से कम। अब डिटेक्टर जो ना ये हमारे पास में बहुत तरह के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो 2-3 हैं जो बहुत मशहूर हैं। इनमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है एक, ठीक है, फिर FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर करता है डिटेक्ट कि कौन सा कंपाउंड आया, यानी जो हमारा सैंपल है, सैंपल जब अलग, इसके जो कंपोनेंट्स जब अलग अलग हुए, ये कंपोनेंट्स क्या है, इनमें कौन कौन सा केमिकल है और कितना है, समझ में आया ना। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा डिटेक्टर से। अब डिटेक्टर में हमारे पास में एक डिटेक्टर रहता है, उसको बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, या इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं कैथरोमीटर, ठीक है, या बोलते हैं इसको हॉट वायर डिटेक्टर। ये मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें हॉट वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये क्या रहता है, ये डिटेक्टर ये इस तरह रहता है, आपको कुछ अलग सा लगेगा, ये बहुत इजी है। देखो ये जो है ना, ये वायर्स, ये वायर है, ये प्लेटिनम वायर है, PT वायर, ठीक है, ये भी PT वायर है, प्लेटिनम वायर, ये दोनों एक जैसी वायर्स हैं, समझ में आया ना। लेकिन एक हमने अलग चेंबर में रखा, दूसरा हमने अलग चेंबर में रखा। इस चेंबर को मैं बोलूँगा, ये वाला जो चेंबर है ना, ये एनालाइट चेंबर है, और ये वाला जो चेंबर है इसको मैं बोलूँगा रेफरेंस चेंबर। ये समझना आप, 2 प्लेटिनम वायर्स हैं, ठीक है, और दोनों वायर्स को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ जोड़ देते हैं ताकि हम इनकी रेजिस्टेंस निकाल सकें या इनके रेजिस्टेंस कंपेयर कर सकें, समझ में आया। अगर हम सेम गैस इनके थ्रू पास करेंगे, समझ में आया ना, तो इसका मतलब इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। देखो इनकी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, इन प्लेटिनम वायर्स की रेजिस्टेंस वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे करती है डिपेंड? टेम्परेचर पे। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, दोनों में बराबर है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आया ना। अब देखो क्या होता है, हम इनको पहले हाई टेम्परेचर रखते हैं, रेजिस्टेंस हाई रहता है, उसके बाद में इनके थ्रू गैस पास करते हैं, सेम गैस, मान लीजिए हीलियम गैस पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी हीलियम गैस ही पास कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो गैस है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीलियम ही फ्लो होगा, और ये जो गैस है लेफ्ट वाले इसमें, जिसको मैंने एनालाइट बोल दिया, एनालाइट कॉलम, ये वो गैस है जो गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से आती है। और आपको मालूम है कि कॉलम में एक तो गैस आ रही है, सपोज हीलियम गैस, और बीच में हमने इसको केमिकल इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? केमिकल इंजेक्ट। तो ये हीलियम गैस एक तो खुद आएगा, दूसरा इसके साथ में क्या लाएगा? ये केमिकल। समझ में आया? क्लियर? जब केमिकल आएगा तो इसका मतलब इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा वेरी हो जाएगा, यानी इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। हो सकता है इसके केमिकल के इसके साथ लगने की वजह से इसका टेम्परेचर वेरी हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। क्लियर? ये तो प्योर गैस है, इसमें सिर्फ गैस, इसमें भी गैस है, हीलियम गैस, लेकिन हीलियम गैस के साथ में और एक चीज़ और एक केमिकल लाया हमने। अब अगर इसमें भी गैस पास हो रही, इसमें भी गैस पास हो रही है, इसमें और इसमें अब फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? क्योंकि पहले तो इनमें प्योर गैस पास हो रही थी तो रेजिस्टेंस वाज सेम, नो चेंज इन रेजिस्टेंस। बट अब क्या हुआ, अब इसमें थोड़ा सा केमिकल आ गया, उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब वो जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो हम मेजर करते हैं, वो हमें डिफ्लेक्शन से मिल जाता है, हम उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसके बाद में डिटेक्टर में डालते हैं और वो इसको एनालाइज करता है कंप्यूटर वगैरह से। समझ में आया ना? यानी यहाँ पे जो चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होती है, और रेजिस्टेंस कितनी चेंज हो गई उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कितना केमिकल आया, कितना केमिकल आया और कौन सा केमिकल आया। समझ में आया? तो ये है
थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, राइट। अब मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको। देखो इसमें आपको ये चीज़ें जो दिख रही ना, ये यहाँ पे तो इनलेट है, यहाँ से गैस जा रही है, यहाँ से भी गैस जा रही है। इसकी गैस यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से आउट हो जाएगी, इसकी बाद गैस यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से, यानी ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट, और ये इनलेट है। क्लियर? आई होप इतना तो अंडरस्टैंड हुआ। अब हम लेते हैं और एक, उसको बोलते हैं एफ आई डी, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। वो मैं बताऊंगा आपको वो काम कैसे करता है। ये है जनाब एफ यानी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, देखो इस फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में क्या रहता है, इसमें एक एनोड रहता है। ये एनोड जो है ना, ये बर्नर है, बर्नर एनोड जो है वो बर्नर है, ये याद रखना। और एक कैथोड रहता है। कैथोड मान लो ये इसकी एक चिमनी है, चिमनी, ये है कैथोड। एक एनोड है और कैथोड है, इन दोनों में देखो बीच में गैप है, यानी कैथोड और एनोड ये एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, लेकिन दोनों को हम किसी सोर्स के साथ में जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये कैथोड है, ये नेगेटिव, और ये एनोड है तो ये पॉजिटिव, और इसके साथ में यहाँ पे एक मीटर भी लगा देते हैं जो ये मेजर करेगा ये करंट कितनी फ्लो हो रही है। समझ में आया ना? देखो जब हम इसको ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, बीच में कनेक्शन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला, ये एनोड, ये एक्चुअली बर्नर है। क्या है ये? बर्नर। अब इस बर्नर में यहाँ से गैस आती है। कौन सी गैस? ये गैस है आउटपुट फ्रॉम कॉलम, यानी जो कॉलम से निकलती है गैस, कॉलम से गैस जो निकलती है वो हम इस बर्नर के थ्रू पास करते हैं इधर, और यहाँ से देते हैं हाइड्रोजन गैस, यहाँ से देते हैं एयर। एक तरफ से हाइड्रोजन, दूसरी तरफ से एयर। जब ये इस टिप के पास में पहुँचता ना हाइड्रोजन गैस, यहाँ से इसको एयर मिलता है, हम इसको इग्नाइट करते हैं और यहाँ पे आग लग जाती है, यानी ये फ्लेम प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। अब इसमें जो फ्यूल है, जलता जो है, वो है हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। क्लियर? अब हाइड्रोजन गैस जल रही है, एयर उसको जला रहा है, समझ में आया ना? इसी दौरान हम इसमें ये कॉलम का जो गैस है आउटपुट वो पास कर रहे हैं। जब इस कॉलम में हीलियम गैस फ्लो होगी, ठीक है, ये फ्लो हो रही है, अगर हीलियम आयोनाइज हुआ तो यहाँ पे आयॉन्स बनेंगे, जो आयॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। समझ में आया ना? सपोज हीलियम आयोनाइज हो रहा है या कोई नाइट्रोजन गैस है वो आयोनाइज हो रही है, आयॉन्स जो ही बनेंगे तो वो पॉजिटिव आयॉन्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। पॉजिटिव आयॉन्स जो है, पॉजिटिव आयॉन वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उससे क्या होगा? इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में करंट फ्लो होगा, राइट। अब इसी दौरान हमने सैंपल इंजेक्ट कर दिया, सैंपल इस कॉलम के थ्रू जा रहा है। सैंपल पहले इतना था, अब इसमें 3 कंपोनेंट हो गए। सपोज इसमें ये कंपोनेंट अलग होगा, ये कंपोनेंट अलग, ये कंपोनेंट अलग। पहले ये वाला कंपोनेंट निकल रहा है, ठीक है, उसके बाद में ये जा रहा है, उसके बाद में ये जा रहा है, यानी एक एक करके जा रहे हैं। जब ये कंपोनेंट निकलेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, ये भी आयोनाइज होगा, ठीक है। आयोनाइज होगा तो इसके भी अलग आयन्स बनेंगे, अलग आयन्स बनेंगे तो यहाँ पे भी कंडक्टेंस, यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, राइट, यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो ना इस फ्लेम में कंपाउंड आ गया, वो अब कंपाउंड आयोनाइज हो रहा है। पहले तो इनर्ट गैस है, वो उतनी आयोनाइज नहीं होती है जितना जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो आयोनाइज होगा। जो ही वो आयोनाइज होगा तो वो इसमें इस कैथोड की तरफ जाएगा, है ना, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू होगी। अब जितनी करंट ज़्यादा फ्लो होगी उसका मतलब उतने ज़्यादा आयॉन्स बन गए। जितने ज़्यादा आयॉन्स बन गए तो इसका मतलब ये हुआ कि उतना उस सैंपल में मटेरियल ज़्यादा है, यानी उसमें कंपाउंड उतना ज़्यादा है। समझ में आया ना?
तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट कंपाउंड इन दैट गैस। जितना उस गैस में कंपाउंड ज़्यादा है उतना इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कंसंट्रेशन, इस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी, समझ में आया ना। और इसको हम बाद में एम्पलीफाई करके डिटेक्टर पे दे के इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं और हमें पीक्स मिलेंगे। उन पीक्स को हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, समझ में आया ना। और इस कंपाउंड की क्वांटिटी कितनी है, यानी हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। ये समझ में आया। अब और एक डिटेक्टर है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ये भी इसी तरह का डिटेक्टर, ये मैं आपको दिखाऊंगा, रफ डायग्राम बनाऊंगा मैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी तरह होता है, क्लियर। ये मान लो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा इंसुलेटर है और यहाँ पे ये है एनोड, ठीक। और इसमें ये जो है ना, ये वाला इधर, ये पूरा कैथोड है। ये क्या है, कैथोड। इस कैथोड के बीच में हम यहाँ पे निकल की एक जाली लगाते हैं या निकल फिलामेंट लगाते हैं, निकल फिलामेंट, समझ में आया ना। अब देखो ये कॉलम से आ रही है गैस, कॉलम से आ रही है गैस, समझ में आया ना। अगर इस कॉलम की गैस में क्लोराइड्स या सल्फर वगैरह प्रेजेंट है, दीज आर हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी ये है ना क्लोरीन और सल्फर, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दीज आर हाईली इलेक्ट्रॉन लाइकिंग में बोलूँगा या इलेक्ट्रॉन लविंग में बोलूँगा, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा है। इस तरह के कंपाउंड्स या इस तरह के सैंपल्स अगर हमारे पास में है तो हम वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो क्या होगा, सपोज़ यहाँ पे क्लोरीन गया इस कॉलम की गैस में, हीलियम गैस, हीलियम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्लोरीन यहाँ पे गया, क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव रहता ना, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको अट्रैक्ट करेगा। पहले इस एनोड और कैथोड में ये वाला है ना पूरा, इसमें यहाँ पे इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर, यानी कैथोड और एनोड में पहले कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिस तरह ऊपर हमने FID में पढ़ा। लेकिन जो ही क्लोरीन या सल्फर इसके थ्रू पास होता है, ये क्लोरीन या सल्फर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है यहाँ से, कहाँ से, कैथोड से। कैथोड से क्यों करेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद में ये नेगेटिव चार्जड आयन बन गया, एनायन बन गया। इस एनायन को अट्रैक्ट कौन करेगा, एनोड। जो ही एनोड इसको अट्रैक्ट करेगा, समझ में आया ना, जो ही अट्रैक्ट करेगा एनोड तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। हालांकि हम पहले से इसको वोल्टेज देते हैं 20 to 50 वोल्ट, लेकिन उसमें उतनी करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब यहाँ पे आयन्स फ्लो होंगे तो कनेक्शन बन जाएगा, दोनों के बीच में सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा, राइट। जो ही सर्किट कंप्लीट होगा करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम एम्पलीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और हमें सिग्नल्स मिलती हैं, ठीक है। तो ये थे 3 तरह के डिटेक्टर्स। अब मैं कुछ और चीज़ें बताऊँगा इसके बारे में आपको। ये मैं बिल्कुल फास्ट बताऊँगा, विदिन 1 मिनट और 2 मिनट्स। सबसे पहले एप्लीकेशंस इसकी क्या है। आप रिटेंशन टाइम अगर आपको मालूम होगा तो आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, यानी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन मैंने अभी आपको समझाया कि हम इससे कंसंट्रेशन या मास ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है इसकी, देखो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन पावर रहता है ना गैस क्रोमेटोग्राफी का, वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें लंबा कॉलम रहता है, 30 मीटर्स का कॉलम, इतने बड़े कॉलम्स दूसरे इसमें नहीं रहते। और तीसरी जो, अगर इसमें आप कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डालोगे तो वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ये अलग अलग कंस्ट्रेंट्स में रिजॉल्व करेगा, ये इसकी खासियत है। और ये हाईली सेंसिटिव रहते हैं, यानी अगर आप 1 mg या इससे भी कम
कंपोनेंट लेंगे, कंपाउंड लेंगे, उसमें डालेंगे, सैंपल डालेंगे, तो उसको भी एनालाइज करेगा, यानी कम से कम सैंपल्स को एनालाइज करता है। और विद हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ही हाई रहता है, और इसमें टाइम भी हमें कम लगता है। ये शॉर्ट टाइम एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और कंपेरेटिवली ये लो कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में लो कॉस्ट है, इन्हें कम कीमत पे ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये था गैस क्रोमेटोग्राफी के मुतालिक जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए। ये लेक्चर बहुत लंबा होना था, मैंने जानबूझ के इसको पहले लिख के रखा ताकि टाइम बच जाए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि ये मेथड आपको कैसा लगता है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कम से कम आप कमेंट करो कि सर आपको पढ़ाना नहीं आया, तो कम से कम मैं तो थोड़ा चेंज करूँगा कुछ। ठीक है, कमेंट किया करो ज़रूर, शेयर किया करो दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब तो आई होप आपने किया होगा, क्योंकि जब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि और सब्सक्रिप्शन में यानी सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये सबको मालूम है। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाय।